सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो राजस्थान जीके के आज हम कला संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं कला संस्कृति का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कि चीर पटोरी क्या है। ऑप्शन साड़ी, या फिर बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जूती, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पगड़ी, या फिर घर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने वाले हो। क्या पूछा गया है कि चीर पटोरी क्या है। क्या है ये चीर पटोरी, किसका प्रकार है चीर पटोरी। साड़ी का। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साड़ी के और प्रकार बताइए मुझे। साड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं। चोल, निचोल, चोल, निचोल, चोरसो, दुपुल, पट्टा, या फिर चीर पटोरी। ये सब क्या है, साड़ी के प्रकार। ठीक है, यहाँ से आपको उठाकर दिया जा सकता है कि चोल निचोल किसके प्रकार है, साड़ी के। या फिर दुपुल किसका प्रकार है, तो साड़ी का। या फिर पट्टा या चोर तो किसके प्रकार है, तो साड़ी के। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन कमर, या फिर पैर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गले, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उंगलियां। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है ये दामड़ा। कहाँ पर पहना जाता है, अंगुलियों में। ठीक है, उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण। राइट आंसर डी ऑप्शन। इसके अलावा उंगलियों में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं बताइए। जैसे कि अंगूठी, या फिर बेटी, मूंदड़ी, या फिर मुद्रिका, या फिर दामड़ा, अर्थी, या फिर छड़ा, कत्पान, कत्पूर। ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है, उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण। गले में तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जैसे पोल, हाकर, सरी, आड़, खुशी, मादलिया, तिमड़िया। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। पोल, हाकर, सरी, आड़, कुश्ती, मादलिया, तिमणिया। इसके अलावा और बताइए। तिमणिया के अलावा तुलसी, कंठी, कंठेश्वरी, कंठमाला, इसके अलावा मुक्तमाला, चंदनहार, चंपाकली, पंचनड़ी, इसके अलावा हमेल और फुंगाली। ये कहाँ के आभूषण है, सारे गले के आभूषण। पैर में आप सभी जानते हो कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जैसे पायल, पायजेब, और रमझोन। इसके अलावा नेवरी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नेवरी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। ये पैरों में पहना जाता है नेवरी। ठीक है, या फिर घुंघरू। इसके अलावा नुपुर, या फिर पेजड़िया। पेजड़िया ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है, सारे पैर में। इसके अलावा सरपुतला, या फिर टड़का, हीरा नामी, तोड़ा, छड़ और लंगर, ये भी पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। इसके अलावा कमर पर पहनी जाती है कड़की, कंदोरा, सटका,
जंजीर, तागड़ी, तागड़ी या तकड़ी या फिर तागड़ी, ये कहाँ के आभूषण है? कमर के आभूषण। ठीक है, तो यहाँ से आभूषण का नाम दिया जा सकता है आपको उठाकर कि ठुस्ती कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर नेवरी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर सटका कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर है जो कि दामड़ा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या फिर अर्थी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है, तो आभूषण के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे? जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र है। ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है उदयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? जयपुर। तो आप सभी जानते हैं कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर, बताइए राइट आंसर कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर जिले में। राइट आंसर डी ऑप्शन। कहाँ पर है? जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। और जवाहर जो कला केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है ललित अकादमी, ललित कला अकादमी, ये कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1957। ठीक है, या फिर आ सकता है रविंद्र मंच, रविंद्र मंच कहाँ पर है? तो ये है जयपुर। और रविंद्र मंच की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। या फिर आ सकता है कथक केंद्र, कथक केंद्र कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, और कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। यहाँ पर तो पूछा गया है कि जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, और जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1993 में। ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में, और रविंद्र मंच है जयपुर जिसकी स्थापना 1963 में की गई। ठीक है, कथक केंद्र है जयपुर जिसकी स्थापना 1978 में की गई। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उठाकर दिया जा सकता है आपको ललित कला अकादमी कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर, वैश्य भास्कर, सूर्यमल मिश्रा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज विजय, चंद बरदाई। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी। और डी ऑप्शन में दिया गया है आपको कुबले माला, कुबले माला सूरी। बताइए क्या करने वाले? क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रा के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वीराज विजय की रचना चंद बरदाई, गलत। पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई है? जयानंद के द्वारा। ठीक है, चंद बरदाई के द्वारा तो कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? पृथ्वीराज राजो, पृथ्वीराज राजो इसकी रचना की है चंद बरदाई के द्वारा, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है जयानंद के द्वारा। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा, और कुबले माला ग्रंथ की रचना उदयकर सूरी के द्वारा की गई है। हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्या पूछा गया है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। ऑप्शन सिंगल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डिंगल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अपभ्रंश और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है ब्रज। बताइए क्या करने वाले हो। क्या पूछा है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। राजस्थानी जो साहित्य शैलियां है, राजस्थानी साहित्य शैलियां, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, किस किस में बांटा है? डिंगल में और पिंगल में। डिंगल और दूसरा है पिंगल। अब ये डिंगल क्या है? तो डिंगल क्या है बताइए मुझे। पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप। ठीक है, और इस पर किसका प्रभाव होता है? डिंगल पर मारवाड़ी का प्रभाव, मारवाड़ी का प्रभाव। जबकि पिंगल क्या है? तो पिंगल है पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप, पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप। और पिंगल पर किसका प्रभाव होता है? कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का प्रभाव। समझ में आया कि राजस्थानी साहित्य शैली को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, डिंगल में और पिंगल में। तो डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप। ठीक है, और पिंगल क्या है? पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप। डिंगल पर होता है मारवाड़ी भाषा का प्रभाव और पिंगल पर है ब्रज भाषा का प्रभाव। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को कहा जाता है क्या? डिंगल। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वाद्य 3 से अलग है? ऑप्शन शहनाई, मसक, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है खड़ताल, अलगोजा। बताइए भाई क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र 3 से अलग है। देख लीजिए अब चारों ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तीनों से अलग है? फटाफट आंसर दो। कौन सा अलग है? खड़ताल। खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। खड़ताल या फिर करताल ये कैसे वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। जबकि शहनाई, मशक और अलगोजा ये कैसे वाद्य यंत्र तीनों? बताइए। शहनाई, मशक और अलगोजा कैसे वाद्य यंत्र? सुशील वाद्य यंत्र। और सुशील वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुशील वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। और खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन है विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 7। फायरे फायरे, फायरे फायरे किस जनजाति का? किस जनजाति का रणघोष है? ऑप्शन
भील। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दामोद। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गरासिया और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेड़ा। बताइए क्या करने वाले हैं? क्या पूछा है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फटाफट आंसर दो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का। राइट आंसर ए ऑप्शन, भील जनजाति। ये राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में। ठीक है। और भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। ठीक है। या फिर भीलों के द्वारा सिर पर जो वस्त्र धारण किया जाता है उसे कहते हैं खोतिया। और कमर पर जो वस्त्र धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खोइतू। ठीक है। या फिर है जो कि घुटनों तक धोती जो पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। घुटनों तक धोती जो पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? ढिपाड़ी। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भील पुरुषों के द्वारा घुटनों तक जो धोती पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? ढिपाड़ी। और जो भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, समझ में आया? कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है कौन सी? भील जनजाति। या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या फिर भीलों के द्वारा जो पहाड़ी भाग में कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता। या फिर मैदानी भाग में जो भीलों के द्वारा कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? दजिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जबकि जो दामोद जनजाति है राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और गरासिया जनजाति माउंट आबू सिरोही में। और मेड़ा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है जयपुर दौसा में। ठीक है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि बड़ी ठंडी चित्र इस शैली का ऑप्शन मेवाड़, बीकानेर, बूंदी और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगढ़। बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि बड़ी ठनी चित्र किस शैली का है? कौन सी शैली का है बड़ी ठनी चित्र? तो आप सभी जानते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली का। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इसका? बड़ी ठाणी। और बड़ी ठाणी का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वे कौन है? निहाल चंद। ठीक है। और जो निहाल चंद था वे किसका दरबारी था? सावंत सिंह का दरबारी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? तो वो सावंत सिंह का काल। ठीक है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया है? सावंत सिंह के काल को कहा गया है। इसके अलावा जो बड़ी ठनी है इसका जो डाक टिकट कब जारी की गई थी? 5 मई 1973 को। कितने पैसे की? 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी की गई 5 मई 1973 को। कितने पैसे की? 20 पैसे की। ठीक है। इसका प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद। और निहाल चंद किसका दरबारी था? सावंत सिंह का। या फिर किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा गया है? सावंत सिंह के काल को।
ठीक है। और बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसके द्वारा कहा गया है? एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारत की मोनालिसा कौन सी चित्रकला शैली को कहा गया है? बड़ी ठनी को किसके द्वारा कहा गया है? एरिक डिक्सन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। पूछा गया है, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए, क्या दिया है आपको सम्मिलित करने के लिए ऑप्शन में? चरी नाट्य, कालबेलिया। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य नेम। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शंकरिया नृत्य, गुर्जर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चक्री नृत्य, कंजर। तो मिल करो इसे आप, ऑप्शन दे दी गई यहाँ पर क्या क्या? 1 2 3 4। डी ऑप्शन में 2 3 1 4। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 1 3। डी ऑप्शन में 3 2 1 4। बताइए क्या करने वाले? फटाफट आंसर दीजिए आप मुझे इसका, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। नृत्य दे दिए गए हैं आपको और जनजातियां दे दी गई है, जातियां दे दी गई है, तो सुमेलित करना है। कौन सा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य, ये किया जाता है गुर्जर जाति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर 4 आ रहा है, इस वजह से कट हो गए हैं, 2 आ रहा है इस वजह से, और यहाँ पर 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गए। चरी नृत्य गुजरों के द्वारा, रणबाजा नृत्य मेव जनजाति के द्वारा। दूसरा ऑप्शन। संकरे नृत्य आप सभी जानते हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और चक्री नृत्य किया जाता है कंजरों के द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको नृत्य के नाम और जातियों के नाम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, सुमेलित करो या फिर निम्न में से असंगत है, ट्यूशन बंद करा सकते हैं। तो चरी नृत्य किया जाता है गुजरों के द्वारा, रणबाजा नृत्य मेव जनजाति के द्वारा, शंकरी नृत्य कालबेलिया के द्वारा, और चक्री नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। पूछा गया कि 4 वेद कहाँ का लोक नाट्य है? ऑप्शन तो भरतपुर, जयपुर, जालोर। बताइए क्या करोगे कि 4 वेद कहाँ का लोक नाट्य है? 4 वेद कहाँ का लोक नाट्य है? 4 वेद, 4 ऑप्शन आपके पास। टोंक जिले का, ठीक है। 4 वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक जिले का। और 4 वेद जो लोक नाट्य है, इसके जो प्रवर्तक है वे कौन है? प्रवर्तक का नाम बताइए आप। करीम खान, करीम खान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 4 वेद जो लोक नाट्य है इसके प्रवर्तक हैं तो करीम खान, या फिर 4 वेद कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। और इसमें जो कौन से वाद्य यंत्र का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ढप का इसमें विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। या राइट आंसर ए ऑप्शन। जबकि भरतपुर का तो कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है बताइए? नौटंकी कला, ठीक है। और जयपुर का आप सभी जानते हैं तमाशा, ये हो जाना जाता है तमाशे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से,
आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा है? सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है बादला, जयपुर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नमला, लेटा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पाव रजाई, पाव रजाई जोधपुर। और डी ऑप्शन में खेतला। तो क्या दिया गया है यहाँ पर? सुमेलित करो ना, सुमेलित कीजिए। तो आपके ऑप्शन में 4 3 1 2, डी ऑप्शन में 3 4 2 1, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4 2 1, 3 4 1 और 2, डी ऑप्शन में 4 3 2 1। बताइए क्या करने वाले? सुमेलित कीजिए। बादला, बादला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर। तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दोनों में आ रहा है। नमदे के लिए जाना जाता है टोक, 3 और 4। ठीक है, पावरजाई के लिए जाना जाता है जयपुर, 1। ठीक है, एक आ गया। और खेतला के लिए, खेतला, खेतला के लिए जाना जाता है लेटा गांव जालौर, तीसरा ऑप्शन। राइट आंसर सी ऑप्शन। समझ में आया कि बादला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? जोधपुर। नमदा के लिए टोक, और पावरजाई के लिए जाना जाता है जयपुर। ठीक है, एक। और केसला के लिए जाना जाता है लेटा गांव जालोर, दूसरा ऑप्शन। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि आपके कितने राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले आप अपनी तैयारी का आकलन स्वयं कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादू, धातु फल की कुल कितनी शाखाएं हैं? धातु फल की कितनी शाखाएं? ठीक है, ऑप्शन आपको दे दी गई यहाँ पर 4 5 6 या 8। बताइए क्या करने वाले? ये धातु पंथ की कितनी शाखाएं हैं? अभी सब जानते हैं कि जो धातु पंथ है इनकी प्रमुख रूप से कितनी शाखा है? 5 शाखा। धातु पंथ की कितनी शाखा है? 5 शाखाएं। 5 शाखाओं के नाम बताइए आप मुझे। एक का नाम है खालसा, दूसरी का क्या नाम है? खाकी, विरक्त, इसके अलावा उत्तरादे और नागा। ये धातु पंथ की कितनी शाखा है? 5 शाखा। कौन कौन सी? खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। ठीक है, और दादू दयाल का जो जन्म है, दादू दयाल, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 1544 में अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और अकबर से प्रथम मुलाकात कब हुई थी? 1585 में। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। राजस्थान का कबीर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का कबीर कौन से संत को कहा जाता है? तो दादू दयाल को। ठीक है, और दादू दयाल के जो सत्संग स्थल है वे क्या कहलाते हैं? सत्संग स्थल अलख दरीबा, अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है दादू दयाल के सत्संग स्थल को। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि दादू पंथ की कितनी शाखा है? तो इनकी प्रमुख शाखा 5 शाखा। ठीक है, नाम भी याद होने चाहिए कौन कौन सी शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या फिर आपको शाखाओं के नाम भी दिए जा सकते हैं कि इस शाखा का संबंध कौन से संत से। ठीक है, क्वेश्चनों को कैसे भी चेंज किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किस लोक देवता की पत्नी, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? ऑप्शन मल्लीनाथ जी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हड़बू जी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेजा जी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है देव बाबा। बताइए भाई क्या करने वाले हैं? किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताइए चार ऑप्शन थे, कौन से ऐसे लोक देवता थे जिनकी पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तेजा जी, राइट आंसर सी ऑप्शन। और तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी के पिता का क्या नाम था? तहाड़। और माता का नाम राजकुंडी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था बताइए? तेजा जी की पत्नी का नाम बताइए? हेमल देव। तो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंदेल नागौर। ठीक है। और तेजा जी का आप सभी जानते हैं कहाँ पर हुआ था? करनाल नागौर, तेजा जी का जन्म। ठीक है। देव बाबा का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। मेवात क्षेत्र से। और इन्हें क्या कहा जाता है? पशु चिकित्सक देवता। ट्यूशन बन कर सकता है कि पशु चिकित्सक देवता कौन से देवता को कहा जाता है? देव बाबा को। तो इनका संबंध कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। पूछा गया है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है? ऑप्शन बांसवाड़ा, उदयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर। बताइए भाई क्या करने वाले? क्या पूछा है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भाई? कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा। राइट आंसर ए ऑप्शन, त्रिपुरा सुंदरी माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वे कहाँ पर है? बांसवाड़ा तलवाड़ा में। ठीक है। और 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है? 18 भुजाओं वाली देवी क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है त्रिपुरा सुंदरी माता को। ठीक है। और इनका अन्य क्या नाम है और कौन से नाम से जानते हैं इन्हें? तुरताई माता, तुरताई माता। और कौन से वंश की कुल देवी है? बताइए किस वंश की कुल देवी है? पांचाल वंश की कुल देवी। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि पांचल वंश की कुल देवी है तो वो है त्रिपुरा सुंदरी माता, 18 भुजाओं वाली देवी। और इनका अन्य क्या नाम है? तुरताई माता। कहाँ पर मंदिर है? बांसवाड़ा तलवाड़ा में। ठीक, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्या पूछा है? राजस्थान में छठ का त्योहार
किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल छठे, या फिर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, सी ऑप्शन में आश्विन कृष्ण षष्ठी, डी ऑप्शन में श्रावण शुक्ल षष्ठी। बताइए क्या करने वाले हो कि राजस्थान में उपछठ का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? उपछठ का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? ये उपछठ का त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपछठ ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, उसके बाद है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पहले कौन सा त्योहार आ रहा है? उपछठ का त्योहार, उसके बाद पड़ती है कृष्ण जन्माष्टमी, कब की? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, उसके बाद आता है बछ बारस का त्योहार। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बछ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। ठीक है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है बछ बारस, जो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस मंदिर को, इस मंदिर को हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है? ऑप्शन शिव मंदिर बालोद, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिव मंदिर भंडदेवरा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिव मंदिर कंसुआ, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिव मंदिर मैनार, शिव मंदिर मैनार। बताइए, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। किस मंदिर को हाड़ोती का खजुरा कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं हाड़ोती का खजुरा कौन से मंदिर को कहा जाता है? चार ऑप्शन है, शिव मंदिर भंडदेवरा, या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाड़ोती का जो खजुरा है वे कहलाता है भंडदेवरा का मंदिर, और जो भंडदेवरा का मंदिर कौन से जिले में है? बारां जिले में स्थित है, जिसे हाड़ोती का खजुरा भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं राजस्थान का मिनी खजुरा, राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? भंडदेवरा के मंदिर को। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का खजुरा, राजस्थान का खजुरा कौन सा मंदिर कहलाता है? तो किराणु का सोमेश्वर मंदिर, किराणु का सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, या फिर आ सकता है मेवाड़ का खजुरा, मेवाड़ का खजुरा कौन से मंदिर को कहा जाता है? अंबिका मंदिर को, अंबिका माता मंदिर। या फिर पूछा जा सकता है वागड़ का खजुरा, वागड़ का खजुराहो अर्थोणा माता, अर्थोणा माता मंदिर को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हाड़ोती का खजुरा कहा जाता है भंडदेवरा का मंदिर को, या राजस्थान का खजुरा कहा जाता है किराणु का सोमेश्वर मंदिर को, या फिर मेवाड़ का खजुरा कहा जाता है अंबिका
माता मंदिर को, या फिर वागड़ का खजुराहो कहा जाता है अतोड़ा माता मंदिर को, जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाले। ठीक है, आपको जो एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है उसे कंप्लीट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। पूछा गया है कि पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली स्थित है। ऑप्शन क्या दिया गया है, तो चिड़ावा, महलसर। डी ऑप्शन में दिया गया है आपको श्री माधोपुर। बताइए क्या करने वाले। क्या पूछा है कि पंसारी की हवेली स्थित है, कहाँ पर है ये पंसारी की हवेली, कहाँ पर स्थित है, श्री माधोपुर शिखर, श्री माधोपुर शिखर में है पंसारी की हवेली। ठीक है, टॉप में तो आप सभी जानते हैं सुनहरी कोठी है, सुनहरी कोठी। इसके अलावा चिड़ावा, चिड़ावा में कौन सी हवेली, बताइए कि चिड़ावा जो है झुंझुनू, ये कौन सी हवेली के लिए जाना जाता है, बगड़िया की हवेली, बगड़िया, बगड़िया की हवेली के लिए जाना जाता है चिड़ावा झुंझुनू। ठीक है, या फिर मेहनसर जाना जाता है किसके लिए, सोना चांदी की हवेली के लिए, सोने चांदी की हवेली, मेहनसर झुंझुनू जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जैसे पंसारी की हवेली के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, श्री माधोपुर शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। किस दुर्ग, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शंस चित्तौड़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालोर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिवाड़ा। बताइए वे क्या करने वाले कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है, नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर में। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नौलखा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नौलखा जो बावड़ी है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नौलखा बावड़ी ये कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में। या फिर आ सकता है नौलखा झील, नौलखा झील कौन से जिले में है, तो बूंदी में। या फिर आ सकता है नौलखा किला, नौलखा किला कहाँ पर है बताइए, झालावाड़ में। कहाँ पर, झालावाड़ में। ठीक है, या फिर नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा ये है रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। ठीक है, या फिर आ सकता है नौलखा बुर्ज, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, या फिर नौलखा भंडार, नौलखा भंडार चित्तौड़। या फिर आ सकता है नौलखा मंदिर, नौलखा मंदिर पाली। या फिर आ सकता है नौलखा महल, नौलखा महल कौन से जिले में, उदयपुर। ठीक है, या फिर आ सकता है नौलखा
बाग, भरतपुर, ठीक है। या फिर आ सकता है नवलखा, झालरा, कहाँ पर है, जोधपुर। तो ये नवलखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये थ्योरी है, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़नी है, ठीक है। कि नवलखा बावड़ी कौन से जिले में है, डूंगरपुर में। नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा किला झालावाड़ में है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। नवलखा बुर्ज और भंडारी है चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। इसके अलावा नवलखा मंदिर है पाली जिले में, और नवलखा जो महल है उदयपुर में, और नवलखा बाग भरतपुर में, और नवलखा झालरा जोधपुर जिले में, ठीक है। या फिर आ सकता है नवलखा तीर्थ, नवलखा तीर्थ, यही पाली जिले में। या फिर आ सकता है नवलखा कुंड, नवलखा कुंड कौन से जिले में, तो ये भी पाली में, ठीक है। यहाँ से ट्यूशन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट ट्यूशन देख लेते हैं। ट्यूशन नंबर देखते हैं 19। 19 में क्या पूछा गया आपसे, कि निम्न में से कौन सा दुर्ग, निम्न में से कौन सा दुर्ग भानु भानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। ऑप्शंस, दुर्गों के नाम दे दिए गए आपको यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बी ऑप्शन में सोनारगढ़। सी ऑप्शन में मेहरानगढ़। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गागरोन। बताइए निम्न में से कौन सा दुर्ग धाम दुर्ग की श्रेणी में आता है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप। कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो सोनारगढ़। और सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है, जैसलमेर स्थित है, ठीक है। तो ये दुर्ग जो आता है ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जबकि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये तो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग, ठीक है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा गागरोन का दुर्ग आता है जल दुर्ग। क्वेश्चन बनकर आ सकता है जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, गागरोन का दुर्ग। कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है। और मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर जिले में, ठीक है। सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है गया बी। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्या पूछा गया है कि गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन, रानी जी की बावड़ी, बूंदी। डी ऑप्शन में दिया गया है हर्षनाथ की बावड़ी, हर्षनाथ की बावड़ी शिखर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर मंदाकिनी बावड़ी, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। और डी ऑप्शन में चांद बावड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर बी, गलत युग्म को चुनिए। देख लीजिए कौन सा में से गलत युग्म है। रानी जी की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, नाथावती ने 1699। हर्षनाथ की बावड़ी है सीकर जिले में, और मंदाकिनी बावड़ी दे रखा है यहाँ पर अजमेर, बिल्कुल गलत। मंदाकिनी की बावड़ी कहाँ पर है बताइए, अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग, यानी माउंट आबू सिरोही में, सिरोही, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मंदाकिनी बावड़ी कौन से जिले में, तो सिरोही जिले में।
और कौन से दुर्ग में है? तो अचलगढ़ दुर्ग में। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी दो है, एक तो आबानेरी दौसा में स्थित है, इसके अलावा दूसरी जो चांद बावड़ी है वह है जोधपुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत विकल्प को चुनिए, सी ऑप्शन। मंदाकिनी की जो बावड़ी है सिरोही जिले में है, यहाँ पर दे रखा है अजमेर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन थे, एग्जाम की दृष्टि से ट्यूशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।